नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन जितनी भी घटना होती है उससे जितने सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सबको डिस्कस कर लिया करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं इस सिलसिले को। लेकिन उससे पहले हम लोग डेली क्या देखते हैं? डेली देखते हैं एक मोटिवेशनल कोट। तो आज का कोट क्या है? आज का कोट जरा देखिएगा, ध्यान से पढ़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आगे भविष्य के लिए आपके सार है कि कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। आज अगर मेहनत आप नहीं करिएगा तो आपको कल करना पड़ेगा, कल नहीं करिएगा तो परसों करना पड़ेगा। हमेशा कभी न कभी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। मेहनत से आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है? इसी विचार के साथ शुरू करते हैं। चलते हैं पहले सवाल की ओर। पहला सवाल देख लेते हैं। कनाडा के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? कनाडा के नए पीएम, जो पुराने पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है? उन्होंने अपना पद त्याग दिया है। पहले तो पार्टी प्रमुख के रूप में, फिर प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पद को छोड़ा। उसके बाद लिबरल पार्टी की तरफ से नेता के रूप में, लिबरल पार्टी के जो नेता के रूप में यहाँ पे मार्क कार्नी को, ध्यान रखिएगा नाम मार्क कार्नी, इनको चुना गया है पीएम के रूप में। ये क्या है? अर्थशास्त्री है, ध्यान रखना है आप लोगों को। अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। यह बाहर में बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं, अलग अलग बैंकों, अलग अलग देश के लिए। ठीक है? और इन्होंने आते ही जो डोनाल्ड ट्रंप है, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनको कड़ा जवाब दिया है और बोला है कि आइस हॉकी हो। इन्होंने सीधे ही बोला है कि आइस हॉकी हो या फिर युद्ध, जीतेगा तो कनाडा ही। इसी कारण कनाडा के ऊपर किसी भी तरह से आप अपना हस्तक्षेप ना करें, आप अपने साथ रहे, वही आपके लिए बेहतर है। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले सवाल को देख लेते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए डेडिकेटेड ऐप किसने लॉन्च की है? तो यह ऐप लॉन्च किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। यहाँ तस्वीर लगी हुई है। इसमें क्या है? यह इंटर्नशिप योजना है जिसमें जो भी इंटर्नशिप करेंगे आवेदक को 5,000 रुपए प्रति माह मिलेगी 1 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, 1 ईयर इसका पूरा का पूरा टेन्योर है इंटर्नशिप करने के लिए। इसमें 500 रुपए जिस कंपनी के थ्रू आप करिएगा उसके द्वारा मिलेगा, और 4500 रुपए सरकार के द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए सारा ये इंटर्नशिप कराया जा रहा है। और एक बार आपको 6,000 रुपए का बोनस भी मिलेगा, रजिस्ट्रेशन बोनस भी मिलेगा। इस तरह से इससे क्या होगा कि जो भारत में युवा है उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट होगा। अक्सर कहा जाता है कि भारत के युवा तो डिग्रीधारी हैं लेकिन स्किल वाले नहीं है, तो उनके अंदर स्किल आएगा और उस तरह से भारत ज्यादा सेवा दे पाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दिल्ली कैपिटल्स ने किस खिलाड़ी को उप कप्तान नियुक्त किया है? तो उप कप्तान बताना है। कप्तान आप लोग को पता होगा, अक्षर पटेल, भारत के जो बहुत ही धुरंधर यहाँ पे ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल को कप्तान बनाया गया है दिल्ली कैपिटल्स के द्वारा। लेकिन उप कप्तान किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखना है, सही जवाब है फाफ डू प्लेसिस। फाफ डू प्लेसिस को क्या किया गया है? उप कप्तान बनाया गया है। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? यहाँ चंद्रयान 5 जो है कैबिनेट के द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया गया है? मंजूरी दे दिया गया है। भारत सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। अब इसमें बताना है कि कौन से देश के द्वारा इसमें सहयोग किया जा रहा है। रूस, यूएसए, जापान या फिर फ्रांस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब क्या है? जापान। यहाँ देखिए, जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। और इसमें 250 किलोग्राम का उन्नत रोवर, रोवर क्या होता है? एक तरह का रोबोट है जो कि जिस उस सतह पे चंद्रयान के द्वारा जाएगा और चंद्रमा के सतह पे उतर करके और वहां से अलग अलग तरह के सर्वे करेगा और अलग अलग तरह की तस्वीर लेगा, अलग अलग तरह के यहाँ से नमूना लेकर के उसको धरती पर भेजेगा। ठीक है? चंद्रयान 3 के 25 किलोग्राम के जो रोबोट था जिसका नाम प्रज्ञान था, उससे 10 गुना भारी बनाया जा रहा है। लगभग लगभग 250 केजी का बनाया जा रहा है रोबोट, नया जो हमारा बनने वाला है उसका। इससे अध्ययन में बहुत ज्यादा क्या होगी? सुविधा होगी। चलते हैं अगले सवाल को। विश्व उपभोक्ता दिवस, ये ध्यान रखना है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है? कंज्यूमर राइट्स, इंग्लिश में यहाँ ध्यान, अच्छा इंग्लिश तो मैंने यहाँ लिख रखा है, यहाँ तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। 15 मार्च को हाल ही में मनाया गया है। तो बताना है कि इसका 2025 में इसका थीम क्या है। इसका जो है थीम यह बताना है, यह ये 4 विकल्प है आपके पास। उपभोक्ता शिक्षा का संवर्धन, उसको बढ़ाना है, या फिर अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, या फिर उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक वैश्विक साझेदारी, पूरे विश्व की तरफ से एक तरह का पार्टनरशिप होना चाहिए उपभोक्ता संरक्षण के लिए, उपभोक्ता के राइट्स के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए, या फिर उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा। 4 में से बताना है कि कौन सा सवाल इसका जवाब सही है। तो यहाँ देखिए, 2025 के लिए हम जो यहाँ पे रख रहे हैं, जीवन शैली के लिए एक न्याय संगत बदलाव के लिए एकजुट होते हैं,
और इसका थीम जो है सभी उपभोक्ताओं के लिए संधारणीय और स्वस्थ जीवन शैली विकल्प को उपलब्ध कराना है, कि हर किसी के लिए उपलब्ध हो सके। तो अस्थायी जीवन शैली जो होगा, जिसमें कि स्वस्थ जीवन शैली होगा, उसको उपलब्ध कराने का यहाँ पे मुहिम लाया गया है। इसको सुलभ बनाया जाएगा ताकि आसानी से आप तक पहुंच सके। इसको किफायती बनाया जाएगा ताकि कम खर्च में ही उपभोक्ता को इसका अधिकार मिल सके और उसको वो उपयोग कर सके। अधिकार मिलना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका उपयोग भी करना चाहिए। आपके पास अधिकार है, आप उपयोग ही नहीं कर पा रहे, तो फिर उस अधिकार का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, यह बदलाव क्या है, लोगों के बुनियादी अधिकार और जरूरतों को बनाए रखने के लिए किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मूडीज के अनुसार, मूडीज जो है एक तरह का थिंक टैंक है, उसके अनुसार जो है वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। देखिए 5 साल में यहाँ पे जीडीपी जो है 2020 में नेगेटिव 5.8% थी। ये क्यों? क्योंकि ये कोविड का काल था। आप लोग ध्यान रखिएगा, कोरोना, कोरोना आप लोग को ध्यान होगा, कोरोना। अब यहाँ से तुरंत बम्पर हुआ है, जो कि यहाँ उछाल हुआ, क्योंकि पूरे समय तक यहाँ मार्केट बंद था। इसके बाद 9.7 का, फिर उसके बाद 7.2, उसके बाद 6.2, उसके बाद लास्ट ईयर 6.5, और ये आगे के साल में भी थोड़ा सा 6.5 से अधिक रहने की संभावना यहाँ पे देखी गई है। 2025-26 के लिए 6.5% से अधिक रह सकती है। ठीक है, इस तरह का अनुमान किया गया है। सरकार, अब भारत सरकार के द्वारा तो कहा जाता है कि नहीं, ये 8 के आसपास जाएगा, लेकिन अभी देखिए अनुमान जो है बाहर के जो अलग-अलग थिंक टैंक हैं और बाहर बाहर की अलग-अलग संस्था है जो इसको स्टडी करती है, उसके द्वारा यही कहा गया है कि 6.5% से थोड़ा अधिक रह सकता है। इसकी वजह क्या है? सरकारी पूंजीगत खर्च में बढ़त हुई है, आरबीआई द्वारा ब्याज दरों में कटौती की गई है और आय कर में कमी लाने से खपत बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, आय कर में आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे टैक्स में छूट दिया गया था, आप लोग को पता होगा टैक्स में छूट दिया गया है। तो ये सब भी आप लोग, बजट बजट का तो एक वीडियो आप लोग के लिए आया था, वो अगर आप लोग को ध्यान होगा तो वहां से पता चल गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल को देख लेते हैं। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च किया है? तो बताना है पंच मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। डीआरडीओ, इसरो। डीआरडीओ तो अंतरिक्ष से रिलेटेड इस तरह का कार्य नहीं करता है, इसरो हो सकता है, नासा हो सकता है, या फिर सीएनएसएस। तो इसका सही जवाब क्या है? नासा, एनएएसए के द्वारा यहाँ पे किया गया है। सूर्य के बाहरी वातावरण, जिसको कोरोना भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? सबसे बाहर वाले पार्ट को कोरोना भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कोरोना बोलते हैं। चलिए, और इसके बारे में सौर हवा जो है वहां पे उसको क्या करेगा? अध्ययन करेगा। इसके बारे में कुछ और जानकारी देख ले, तो इसका उद्देश्य क्या है? सूर्य के कोरोना और सौर हवाओं की उत्पत्ति किस तरह से हो रही है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कि हवा जो हुआ उसका उत्पत्ति कैसे हुआ और डेवलपमेंट कैसे हुआ, विकास को समझने के लिए एक तरह से वैश्विक 3D अवलोकन प्रदान करेगा। उसके बाद 4 छोटे छोटे इसमें उपग्रह होंगे, उसका एक पूरा का पूरा समूह होगा जो पंच मिशन है इसके अकॉर्डिंग, और पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित रहेगा और वहीं से ये क्या करेगा? सारा जो रिपोर्ट है उसको हम लोगों तक भेजेगा। यह पहला सौर मिशन है जो प्रकाश के ध्रुवीकरण पोलराइजेशन का उपयोग करके कोरोना और सौर हवाओं में 3D के मापन में विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, उसको बनाया गया है उस तरह से। पोलराइजेशन थोड़ा फिजिक्स का टर्म हो गया, ये एक्चुअली समझाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए आपको जनरल साइंस में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा कि पोलराइजेशन के बारे में बताइए। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर कितने प्रतिशत का टैरिफ लागू करने की घोषणा की है? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, 25%। ठीक है, तो स्टील और एल्युमिनियम ध्यान रखना है, स्टील और एल्युमिनियम, यहाँ जो भी स्टील एल्युमिनियम यहाँ आएगा उसके ऊपर 25% का टैक्स डायरेक्टली लगाया जाएगा, अमेरिका में कहा गया है। इन करों से अमेरिका में रोजगार सृजन में मदद मिलेगी। अब देखिए इस तरह का उम्मीद है, अब मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है जो क्या करता है, अपने यहाँ संसाधन का उपयोग नहीं करता है, बाहर से संसाधन लेता है, क्योंकि वो उसके लिए सस्ता पड़ता है, और उसी धन से वो क्या करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके ज्यादा धन कमाता है। तो इस तरह से एक तरह का हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है यूएसए। पता नहीं नए राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये किस दिशा में सोच रहे हैं और इनका क्या मानना है, अब ये तो भविष्य में ही हम लोगों को पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में यूएन80 पहल किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया है? यूएन80 पहल है जो कि किसके द्वारा लाया गया है, यहाँ प्रोत्साहित किया गया, मतलब इसके बारे में बात की गई, घोषणा की गई है। ध्यान रखिएगा, प्रोत्साहित अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो घोषणा समझ लीजिएगा, घोषणा
किया गया है। ठीक है, तो यहाँ विकल्प है संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय या फिर उपयुक्त सभी, मतलब चारों के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तस्वीर आप लोग देख सकते हैं, तस्वीर आप लोग को पता होगा कौन है, ये महासचिव है। ये कौन है, महासचिव एंटोनियो गुटेरस। ध्यान रखिए, नाम यहाँ लिख देता हूं, एंटोनियो, एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, तो एंटोनियो गुटेरस है। इन्होंने अभी हाल ही में क्या किया है, अमेरिका के अधर में छोड़ने के बाद यूएन ने उठाया है कदम, क्योंकि अमेरिका पता है अलग अलग संस्थाओं से खुद को अलग कर रहा है। आपको पता होगा, जब से डोनाल्ड ट्रंप जी आए हैं, जब से ट्रंप साहब आए हैं, ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं से खुद को अलग कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि यूएन से भी, यूनाइटेड नेशन से भी खुद को अलग कर लें। तो उसी बीच यहाँ पे इस तरह का माहौल, जो डर का माहौल चल रहा है, इस बीच यूएन के जो महासचिव है, इन्होंने UN80 पहल की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस ने इसकी घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है, संयुक्त राष्ट्र की कार्य प्रणाली में दक्षता और सुधार लाना है। दक्षता और सुधार लाना क्या है, इसको इस तरह से कहिए कि अभी तक यूएन जो है पूरी तरह से यूएसए का पपेट था। यूएसए का पपेट था, जो यूएसए बोलता था वही यहाँ पे करता था, क्योंकि यूएसए के सपोर्ट में आ जाता था फिर से इंग्लैंड, फिर से आ जाता फ्रांस। ठीक है, बस दो देश जो है, जो उसका परमानेंट मेंबर है, चीन और रूस, तो वो तो अलग धारा के हैं। ठीक है, वो लोग तो कम्युनिस्ट धारा के हैं। ये लोग एक साथ आ जाते थे, और यूएसए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता था बाकी देशों के ऊपर, जो भी किसी भी तरह का निर्णय होना है तो उसके ऊपर। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, बहुत सारे बड़े बड़े संस्थाओं से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से खुद को बाहर कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूएन का भी, यूएन से भी खुद को बाहर कर ले, और यूएन की जो महत्व है, जो उसका कार्य प्रणाली है, उसमें भी बाधा बने। इस कारण यहाँ पे UN80 पहल की घोषणा की गई है, यहाँ के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरस है उनके द्वारा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? ठीक है, तो मिशन बताना है कि मिशन कौन सा है। मिशन हरित भारत, मिशन जल शक्ति, मिशन अमृत सरोवर या फिर मिशन स्वच्छ भारत। तो चार में से बताना है जल संरक्षण के लिए। ध्यान रखिएगा, जल संरक्षण के लिए तो अमृत सरोवर सही जवाब। क्या है इसका, अमृत सरोवर। यहाँ जल संरक्षण के लिए एक शुरू की गई योजना है। इसका मकसद क्या है कि हर जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या उसका पुनरुद्धार करना है। पुनरुद्धार का मतलब क्या है कि पहले से तालाब है, लेकिन अब धीरे धीरे आपको पता होगा कि तालाब के किनारे से मिट्टी जो होता है कटते जाता है। ठीक है, सोइल इरोजन के कारण, जल के बहाव के कारण धीरे धीरे क्या होता है, मिट्टी कटते जाता है। तो धीरे धीरे मिट्टी कटते गया, ये तालाब पूरी तरह से क्या हो गया, मिट्टी से भर गया। तब उसके अंदर पानी की कमी हो गई, तालाब की अच्छे से सफाई नहीं हो रही, बहुत सारे लोग उसमें कचरा डाल दे रहे हैं, तो इस तरह से वो तालाब क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। तो इसका पुनर्उद्धार भी करना है, नया तो बनाना ही है, और जो पहले वाले हैं उसका पुनर्उद्धार भी करना है। तो ये पूरा का पूरा योजना है, इसमें भारतीय रेल ने भी इसमें अब भाग ले लिया है, इंडियन रेलवे के द्वारा भी। यह योजना जो है 24 अप्रैल 2022 को शुरू की गई थी, और उस समय से अलग अलग जिलों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगह पे इसको कार्य में लाया जा रहा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगम को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? सौर शहर का मतलब क्या है, सोलर। ध्यान रखिएगा, सौर का मतलब क्या है, सोलर एनर्जी से, सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। सौर शहर का मतलब तो ये नहीं होगा कि 100% सोलर एनर्जी हो जाएगा, लेकिन सोलर एनर्जी को यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, सौर ऊर्जा को प्रमोट किया जाएगा। तो विकल्प आपके पास है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम या फिर छत्तीसगढ़। तो सही जवाब क्या है, उत्तर प्रदेश। यूपी जो है, यूपी के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने घोषणा की है कि जितने भी नगर निगम है, नगर निगम है, उन नगर निगम वाले शहर को, जो नगर निगम वाले शहर है, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, अब सौर शहर में परिवर्तित किया जाएगा, कि वहां सोलर पैनल बहुत सारा लगाए जाएंगे, सोलर ऊर्जा वहां पे लाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि अब धीरे धीरे जो हमारा कन्वेंशनल एनर्जी पे डिपेंडेंस है वो घटेगा, और धीरे धीरे हम लोग भी क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना ही है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण पता ही है आजकल के इतनी बड़ी समस्या है। तो उससे निपटारा करने के लिए इस तरह की पहल की गई है, बहुत ही सराहनीय है। चलते हैं अगले सवाल को देख लेते हैं। 5G इनोवेशन हैकाथॉन जो है, 5G इनोवेशन हैकाथॉन, ठीक है, ये 2025 है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? नीति आयोग के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, दूर संचार विभाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है, दूर संचार। ध्यान रखना है आप लोग को, दूर संचार जो है 5G इनोवेशन हैकाथॉन जो है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो दूर संचार विभाग जो है उसके द्वारा
किया गया है 2025 इसकी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य अगर देखें तो सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए जो 5G है उसको तेजी में लाना है, ठीक है? 5G के विकास को तेजी में लाना है भारत के अंदर ये विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है। बाहर तो चाइना वगैरह में तो ये 5G पहले ही बहुत ही बेहतर सेवा दे रही है, वहाँ संचालित है। लेकिन भारत में सामाजिक और औद्योगिक जो चुनौती है उसके समाधान करने के लिए यहाँ पे इसके विकास में डेवलपमेंट में तेजी लाना है। 6 महीने के लिए पहल है और छात्र स्टार्टअप और पेशेवरों के लिए खुली है। इसमें वो लोग भाग ले सकते हैं। यह कार्यक्रम 100 से अधिक 5G यूज कैश जो लैब्स है तो तक मेंटरशिप फंडिंग और पहुंच प्रदान करेगा, मतलब वहां तक ये अपना सेवा प्रदान करेगा। उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं अगर मान लीजिए कोई छात्र है, कोई स्टार्टअप है या फिर कोई पेशेवर जो प्रोफेशनल है जो इस तरह के फील्ड में कार्य कर रहे हैं तो वो इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। तो इसी के साथ जो भी आज सवाल बन सकते थे, जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे पिछले कुछ दिनों के, वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे सवाल हैं तो सब सारा कुछ हम लोगों को नहीं ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। जो सवाल पूछा जा सकता है उसके ऊपर हम लोग को पूरी तरह से फोकस करना है। ठीक है, तो इसको अब इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जो भी आपको वीडियो आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। बेल आइकन दबाना कभी भी मत भूलिए क्योंकि बेल आइकन से ही एक्चुअली नोटिफिकेशन आता है। 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा और हमारे लिए मोटिवेशन हो जाएगा। हमको इस तरह का कंटेंट और बनाने के लिए आप लोग उत्साहित करते हैं। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज के कार्यक्रम को। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।